हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। तो देखते हैं इसका सब्जेक्ट ऑफ द सेशन क्या है। तो ये है प्राचीन भारत में राज्य व्यवस्था की शुरुआत को हम इसमें समझेंगे। राजा की भूमिका, शासन व्यवस्था और कर प्रणाली का हम इसमें इसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार की कर प्रणाली रहती थी, शासन व्यवस्था किस प्रकार की रहती थी और राजा की राज्य में क्या क्या भूमिकाएं होती थी। ठीक है। महाजनपद और गणराज्य के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यूपीएससी रिलेवेंट जीएस पेपर 1, एंशियंट हिस्ट्री, एथिक्स, राज्य धर्म, पॉलिटी, गणराज्य की उत्पत्ति। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। अगर वो है तो जीएस पेपर 1 में एंशियंट हिस्ट्री में इसमें जो आप पढ़ेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। एथिक्स पे भी इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिक्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का चैप्टर। तो कोई भी मिस मत करिएगा, पूरा चैप्टर देखिएगा, आपको बहुत इससे हेल्प मिलने वाली है। तो देखते हैं हम जन से जनपद तक का हम इसमें आज परिचय करेंगे। तो प्रारंभिक जो जन होता था, ट्राइब्स या क्लैंस, धीरे धीरे जो जन होते थे वो धीरे धीरे जैसे काफी सारे एक साथ इकट्ठे हो गए जन, तो फिर उससे वो जो मिलते थे उनसे बनता था जनपद। ठीक है। जैसे यूं नहीं होता, जैसे छोटे छोटे गांव रहते हैं, छोटे छोटे गांव मिलके काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो एक तरह से उनको कस्बा बोलने लग जाते हैं आज के जमाने में। ठीक है। तो वैसे ही पहले जो जन रहते थे वो काफी छोटे छोटे रहते थे, ट्राइब्स। तो फिर जैसे ही वो धीरे धीरे बढ़ते जाते थे, तो जैसे उनका विकास होता जाता था तो उनको जनपद की श्रेणी में रख दिया जाता था। ठीक है। पद, स्थान, जनपद, जहाँ जन रहते थे। एग्जाम्पल, कौशाम्बी जो था जनपद था, वत्स, मगध, अवंती आदि ये सब जनपद के उदाहरण हैं। आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस से किले, मिट्टी के बर्तन और सिक्के। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पहले वर्ण के बारे में। वैसे तो आप सब इससे परिचित होंगे, अगर नहीं हो तो एक बार जान लो। उस समय चार सामाजिक वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिटेल में बताया है। अगर किसी को डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस क्लास में जाके एक बार देख सकते हो। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। ठीक है। तो ब्राह्मण क्या करते थे? अध्ययन करते थे और अध्यापन करते थे, यानी कि वो पढ़ने और पढ़ाने का जो काम कर रहता था वेदों का, वो ब्राह्मणों का रहता था। और यज्ञ से रिलेटेड भी जो भी कार्य रहते थे, यज्ञ करवाना वगैरह, वो सब ब्राह्मणी करवाया करते थे। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। इसलिए आप देखोगे अधिकतर जो राजा महाराजा थे वो क्षत्रिय कुल से थे, क्योंकि उनका जो काम रहता था, एक तो वो युद्ध लड़ा करते थे और उनकी जो प्रजा थी, जो भी उनके अंडर रहा करते थे इंसान, उन सबकी वो रक्षा का काम करते थे। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन और व्यापार था। तो व्यापारी जो भी थे वो अधिकतर सब वैश्य कुल से पाए जाते थे। उनका काम था खेती, पशुपालन तथा व्यापार संबंधी जो भी गतिविधियां होती थी वो वैश्यों के अंतर्गत आती थी। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना होता था। ठीक है। तो बाकी जो तीन वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा का काम कौन करता था? शूद्र। ठीक है। शूद्र इन तीनों की सेवा का काम किया करते थे। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा जनपद। जनपद क्या होता है? जनपद में महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जैसे पहले छोटा समूह रहता था तो वो जन, फिर जैसे ही वो बड़ा हुआ तो वो जनपद। ठीक है। तो राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जन यानी कि मनुष्य। ठीक है। तो मनुष्य जहाँ पे बसा हुआ है उसे जन, तो वो फिर जनपद कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद आपको मानचित्र 4 पृष्ठ 45 पे दिखाए गए हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है। उसके बाद आता है जनपद के बाद महाजनपद। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है। अब जैसे जन, जन से मिलके बना जनपद। ठीक है। और फिर जैसे जैसे जनपद मिले तो फिर उनसे किसका निर्माण हुआ? उनसे निर्माण हुआ महाजनपद का। उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है। वापस से देख लेते हैं एक बार। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण
हो गए, ठीक है। अब कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि वो आपस में इकट्ठा हो गए तो वो महत्वपूर्ण हो गए, फिर उनका उनको जनपद कहा जाने लगा, ठीक है। इसको भी हम आगे डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, ठीक है। जैसे आज अपना भारत देश है, ठीक है। तो भारत देश के अंदर जैसे कोई राज्य है, मान लेते हैं हम राजस्थान है, तो राजस्थान राज्य की भी एक राजधानी है। कौन सी राजधानी है, कमेंट बॉक्स में बताओ आप बताओगे राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है, ठीक है। तो वैसे ही महाजनपद जो होते थे उनकी भी एक कोई ना कोई राजधानी हुआ करती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अभी भी आप अधिकतर कोई अगर किले देखने जाते हो, नहीं गए हो तो जाना एक बार किले देखना। वहां पे आपको क्या मिलेगा कि काफी सारी बड़ी बड़ी इमारतें मिलेगी, ठीक है। तो किला जो रहता था वो बीच में रहता था, और किले के जो आउटर डोर रहता था ना, आउटर जो बाउंड्री रहती थी वो काफी ऊंची ऊंची और अभी भी आपको पत्थरों से बनी हुई काफी स्ट्रोंग मिलेगी। तो वो तो वो इसलिए बनाई जाती थी ताकि अगर कोई बाहर से आक्रमण करे तो उससे वो किले में जो भी रहता है राजा, तो वो अपनी सहायता कर सके, ठीक है। उसमें जो बाउंड्री रहती थी ना वो किले की, उसमें काफी सारे सैनिक खड़े हुए रहते थे, वो निगाहदाश्ती करते रहते, देखते रहते थे कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण करने तो नहीं आ रहा। अगर वो कोई आक्रमण करने आ रहा होता था तो उसकी सेना, शत्रु सेना उनको काफी दूर से दिख जाती थी, है ना। उनके पास एक दूरबीन टाइप कुछ होता था, दूरबीन ही होती थी, उससे भी वो देख लिया करते थे कि देखिए कोई कोई सेना तो हमारे पास नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये देखो आप, ये रहा, ये आपने देखा ना कौशाम्बी, ये रहा कौशाम्बी, है ना। अब इसमें इससे काफी सारे वो दिए गए हैं, ये वैशाली, वैशाली था, एक ये रहा मगध था, है ना, उज्जैन भी था, ठीक है। अवंती, ये रहा अवंती यहाँ पे। और ये नदियां भी आपको दिखाई गई है, यहाँ पे कुछ नदियां भी है, जैसे ये गंगा नदी है ना, यहाँ पे चंबल नदी है, या नर्मदा है, ये सब आप देख सकते हो। उसके बाद ये देखो, ये कौशाम्बी किले की दीवार है, ये देखो किस टाइप की दीवार बना रखी है, इस ऐसे। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। देखो 2500 साल पहले जो दीवार बनी थी वो आज तक भी सही सलामत खड़ी हुई है। जैसे काफी सारे नमूने आपको देखने को मिल सकते हैं इतिहास के। राजा और राज्य की संरचना। राजा की नियुक्ति वंशानुगत या कभी कभी निर्वाचन होती थी। वंशानुगत क्या होता है, जैसे वंशानुगत ऐसा होता है जैसे राजा है, ठीक है। अब राजा का बेटा जो है वो राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया चलती थी उसको बोलते थे वंशानुगत। और निर्वाचित, निर्वाचन जो होता है जैसे अभी अभी होता है ना, जैसे विधायक का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, तो वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, निर्वाचन। उसी प्रकार से उस टाइम पे भी जो निर्वाचन की प्रक्रिया रहती थी, वो जिस प्रक्रिया से वो, जैसे वो क्या करते थे पहले, ऐसे अपनी आम सहमति के द्वारा राजा चुन लेते कि भैया ये हमारा राजा होगा, ठीक है। राजा के कर्तव्य क्या क्या होते थे, राजा रक्षा करता था, न्याय करता था और कर वसूलता था, ठीक है। जैसे कोई बाहरी आक्रमण है तो उनसे उनकी रक्षा करेगा, न्याय करेगा। अगर कुछ अन्याय अन्याय हो रहा है उसके प्रजा के साथ तो उसका न्याय कौन करेगा, वो भी राजा करेगा। और कर की जो वसूली है वो तो राजा के लिए इम्पोर्टेंट थी सही, क्योंकि रक्षा और न्याय करने के लिए उसे, जैसे व्यवस्था चलाने के राजा काम करने तो जाएगा नहीं, तो राजा क्या करता था, राजा उनकी रक्षा करता था, इसलिए वो प्रजा से कर वसूलता था। जैसे आज भी है, आज भी जैसे आप भारत देश में या किसी भी देश में देखोगे तो एक कर जरूर लगाया जाता है, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, जैसे अपने भारत में काफी प्रचलित है जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी कर जैसे अभी हमसे लिया जाता है, उसी प्रकार राजा महाराजा भी अपनी प्रजा से किसी न किसी प्रकार से कर लेते थे, वो भी हम आगे देखेंगे अभी। सलाहकार मंडल पुरोहित और सेनापति सलाहकार मंडल में होते थे। राजसूय, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, अधिकार का प्रदर्शन, इसके द्वारा राजा अपने अधिकार का प्रदर्शन किया करते थे। अभी अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी अपन विस्तार से जानेंगे। कर और कर, किले और सेना। तो कृषकों से उपज का 1/6 भाग, ठीक है, कृषकों की उपज का 1/6 भाग जो था वो राजा कर के रूप में लिया करता था, ठीक है। और
दस्तकारों से क्या लेते थे राजा? वस्त्र। दस्तकारों से लेते थे वस्त्र और सेवा। अगर वो वस्त्र का वस्त्र बनाते हैं या उससे रिलेटेड किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो वो, और अगर नहीं करते हैं तो फिर उनको राजा की सेवा करनी पड़ती थी। मैंडेटरी लेबर, विशेष अवसरों पर सेवा। ऐसे होता है ना, कभी कुछ त्योहार वगैरह है, राजा को ज्यादा ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो वो उस टाइम पे उनसे सेवा लिया करते थे। राजा की मिलिट्री में क्या क्या होता था? राजा की स्थायी सेना होती थी, ठीक है। और वॉर एलिफेंट एंड चैरियट्स, जैसे राजा को हाथी, घोड़े, रथ वगैरह की भी आवश्यकता रहती है मिलिट्री में। सुरक्षा हेतु किलों का निर्माण, राजाओं और स्टेटस सिंबल, ठीक है, सुरक्षा के लिए वो किले का निर्माण करते थे और राजा का एक कुछ ना कुछ स्टेटस या सिंबल हुआ करता था। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? जैसे अश्वमेध यज्ञ में ये होता था कि राजा क्या करता था, जो भी अश्वमेध यज्ञ, पहले तो कोई छोटा मोटा राजा अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता था, ठीक है। अगर कोई राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है या उसने उसकी घोषणा कर दी, तो उसका मतलब है कि वो जो राजा है वो काफी ज्यादा बलवान है, काफी ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, एक घोड़ा रहता था, उस घोड़े पे जैसे राजा का कुछ प्रतीक चिन्ह वगैरह लगा के उस घोड़े को विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, ठीक है, जैसे ये है ना। अब यहाँ पे किसी राज्य का राज्य है, ठीक है, और ये आसपास पूरा इलाका है, ठीक है, तो घोड़े को अपने अपने इच्छा से, उसकी इच्छा के साथ छोड़ दिया जाएगा। अब वो घोड़ा जहां जहां तक भी जाएगा, वो सारी जितनी भी जमीन है वो राजा के अंडर मानी जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई राजा राजा रहता है, ठीक है। अब अगर इस राजा ने इस घोड़े को रोक दिया, तो इसका मतलब है कि उस राजा को, जो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा है जिसने वो घोड़ा छोड़ा है, उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। अगर उसने युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो राजा उससे छोटा है या उससे डर गया, तो वो उसको छोड़ देता था, ठीक है। तो ऐसे जो राजा रहता था अश्वमेध यज्ञ करने वाला, वो काफी ज्यादा बलवान माना जाता था। फिर जब अश्वमेध यज्ञ होता था, तो ये आसपास के जितने भी राजा महाराजा रहते थे, इन सबको अश्वमेध यज्ञ में बुलाया जाता था। तो वो क्या करते थे, वो उसके लिए उपहार वगैरह लेके आते थे, ठीक है। उसके बाद कर। कर क्या होता है? महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, ठीक है। अब कोई राजा है, उसने बड़ा बड़ा किला बनवाया है और उसको उसके किले में रह रहा है, तो उसको प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अभी जैसे अपन घर में रहते हैं तो अपन को पंखा चाहिए, है ना, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए। अब उस टाइम पे तो ये सब होता नहीं था, तो पंखा चलाने के लिए उनको किसी आदमी को रखना पड़ता था। तो वो एक, पहले वो ऐसा रहता था कि ऐसे ऊपर से पंखा लगा दिया और पीछे जाके आदमी को उसको खींच रहा है तो वो पंखा चलता था। अब कपड़े धोने हैं तो उसको भी किसी कपड़े धोने वाले को रखना पड़ेगा, है ना। संसाधनों की आवश्यकता होती थी। राजा महाराजा सोने वगैरह, जेवर वगैरह काफी पहना करते थे, तो वो काम तो करते ही नहीं थे, तो वो क्या करते थे, वो कर वसूल करके ये सब प्राप्त करते थे। उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी, ठीक है, जैसे काम करने के लिए कर्मचारियों की। अब राजा महाराजाओं के पीछे कितने सारे आगे पीछे लोग घुमा करते थे। अब वो कौन थे? वो सब उनके कर्मचारी थे, वो उनकी आवश्यकता होती थी इसलिए उनको रखते थे। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। तो पहले क्या होता था, जब महाजनपद से पहले का जो पद था ना, जैसे जन या जनपद जो था, वहां पे क्या होता था, जैसे कर वगैरह की जो थे वो ज्यादा कर नहीं थे, एक या दो लिमिटेड कर थे, लेकिन महाजनपदों में थोड़ी सी करों की लिमिट बढ़ा दी गई, क्योंकि फिर उन्होंने काफी बड़े बड़े महल बनाए तो उन्हें संसाधनों की ज्यादा आवश्यकता पड़ने लगी। पहले बस वो उपहारों पर ही निर्भर रहते थे, जैसे कुछ प्रोग्राम वगैरह हुआ तो वहां पे जो उनकी प्रजा रहती थी वो उनको उपहार दे दिया करती थी, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने फिक्स कर दिया कि भैया अगर तुम फसल उगा रहे हो तो हमें इतनी फसल हमें देनी पड़ेगी, या हमें इस पे कर देना पड़ेगा। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, पशुपालकों और जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के, जैसे पशुपालक है तो उनको या तो राजा को कोई भेंट देनी पड़ेगी पशु, या फिर वो जो भी उत्पादन हो रहा है उससे, जैसे पशु है उन्होंने गाय पाल रखी है, ठीक है, अब गाय से उनको डेली 10 लीटर दूध मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, जैसे राजा ने रेट फिक्स कर रखी है कि भैया तुम्हें 2 लीटर दूध मुझे देना है, तो फिर वो क्या करेगा पशुपालक, 2 लीटर दूध उनको रोज राजा को देना पड़ेगा।
व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। व्यापारी जो भी सामान खरीदते थे बेचते थे तो उनको भी उस पर कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जैसे आखेटक और संग्राहक क्या होते हैं, जैसे आखेटक जो जंगल में जाके शिकार करते हैं और कुछ वस्तुएं इकट्ठा करते हैं, तो उनको भी जो जंगल से जो भी प्राप्त हुआ है, जैसे उन्होंने कुछ फल फूल जो भी उन्होंने प्राप्त किए हैं तो वो भी उनको थोड़े बहुत राजा को देनी पड़ती थी। जैसे मानो कि अगर कोई 2 किलो सेब लेके आया, ठीक है, तो राजा ने बोला कि भैया इसमें से 500 ग्राम तू मुझे देगा, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो उनको 500 ग्राम राजा को देना पड़ता था। इस प्रकार से कर लगाए जाते थे। कृषि में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ? इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल और लोहे के बनने लगे। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले फाल जो रहते थे वो लोहे के नहीं बना करते थे, पहले ये लकड़ी के ही बना के काम चलाते थे। लेकिन अब जैसे लोहे के बन गए तो उससे क्या हुआ, इनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफी बढ़ गई। ठीक है, अब लकड़ी से तो क्या हुआ, लकड़ी तो आसानी से टूट जाती है, ज्यादा नहीं चल पाती। लेकिन जो लोहा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, जैसे लकड़ी 3 दिन में अगर 3 दिन चल रही है तो लोहा जो है वो साल भर तक भी चल सकता है आपके। ठीक है, अब कठोर जमीन और लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। ठीक है, जाहिर सी बात है, लकड़ी इतनी ज्यादा मजबूत होती नहीं है। अब लोहा है वो अगर किसी पत्थर पे भी गिर गया, पत्थर पे भी जैसे अपन ने जोर से पटक दिया उसको, तो उसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन लकड़ी जो है वो टूट सकती है। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। ठीक है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो अब लकड़ी के जरिए वो लकड़ी की जगह लोहे से का यूज करने लगे, उनकी प्रोडक्टिविटी जाहिर सी बात है बढ़ेगी। दूसरे लोगों ने धान और पौधों का रोपण शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो लोग धान और पौधों का रोपण भी अधिक से अधिक कर पाते थे। अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर रोपण किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगे। ठीक है, देखा आपने। अब एक लकड़ी लकड़ी से जैसे ही लोहे पे आए, अब उनकी प्रोडक्टिविटी कई ज्यादा गुना हो गई। ठीक है, गिरी से भी गिरी अगर अपन माने तो 4 से 5 गुना उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ ही गई होगी। इतने से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। गणराज्य एक अलग व्यवस्था, जैसे वज्जी गणराज्य, है ना। अब गणराज्य काफी सारे थे, उसमें से अपन एक गणराज्य की बात करेंगे, वो है वज्जी गणराज्य। गण और संघ राजा नहीं बल्कि एक समूह का शासन है। ठीक है, तो गण और संघ जो है ये क्या होता था, ये किसी राजा का नहीं बल्कि एक, इस पे एक राजा शासन नहीं करके एक समूह पूरा शासन किया करता था। सभा और समिति, यहाँ पे सभा भी होती थी और समितियों का भी निर्माण किया जाता था। निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। अब जैसे उधर क्या होता था महाजनपद में, तो वहां पे अगर एक राजा है तो निर्णय, जैसे उनको सलाहकार भी रहते थे उनके पास, वो उनको सलाह देते थे। लेकिन लास्ट जो निर्णय रहता था वो किसका रहता था, राजा का। अब यहाँ पे एक आदमी कोई निर्णय नहीं ले सकता है। यहाँ पे अगर समूह शासन कर रहा है तो समूह के जब जितने ज्यादा लोग उस जिस चीज पे सहमत होंगे वही काम होगा। बुद्ध और महावीर ने इन्हें गणराज्यों में प्रचार किया। तो बुद्ध और महावीर जी जो थे उन्होंने इन गणराज्यों में अपना प्रचार किया। तो अपन कुछ डिफरेंट जान रहे थे राजतंत्र और गणराज्य में। ठीक है, तो सत्ता का स्रोत जो है वो राजतंत्र में तो होता था वंशानुगत। ठीक है, लेकिन गणराज्य में सामूहिक होते थे, कबीले। उसी प्रकार निर्णय की प्रक्रिया जो रहती थी, राजतंत्र में तो राजा अकेला लेता था जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, और गणतंत्र में बहुमत से निर्णय लिया जाता था। धार्मिक अनुष्ठान जो है, राजतंत्र में यज्ञ अनिवार्य था और गणराज्य में कम धार्मिक अनुष्ठान होते थे। और पहलू में उदाहरण मगध और कौशल जो है वो राजतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और वज्जी और लिच्छवी जो है वो गणराज्य के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, वज्जी गणराज्य जो है वो प्राचीन भारत का एक प्रमुख गणराज्य था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको चुना है आप सभी को। मैंने सोचा इस पे एक बार अच्छे से विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है जो एक प्रमुख गणराज्य था, जो महाजनपद काल लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो वज्जी गणराज्य जो था वो
लगभग 6वीं शताब्दी पूर्व में अस्तित्व में आया था। यह गणराज्य अपने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वज्जी गणराज्य किसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, और अगर उसमें एक ऑप्शन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भी हो, तो आपको इस पे ही टिक करना है। ठीक है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाने वाले पहले राज्यों में से एक था। ठीक है, अब ये भी आ सकता है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाने वाले राज्यों में से पहला राज्य कौन सा था, या पहला गणराज्य कौन सा था? तो क्या होगा? गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला वज्जी गणराज्य। मुख्य तत्व स्थान उत्तर प्रदेश, जो आज का उत्तर प्रदेश है वहां पे वर्तमान वैशाली और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो पूरा वज्जी गणराज्य के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी थी वैशाली। संगठन वज्जी एक संगठन था जिसमें 8 से 9 कुलों का समावेश था, जिसमें सबसे प्रमुख लिच्छवी थे। ठीक है, इसमें 8 से 9 कुल जो थे वो एक साथ समावेश था, यानी कि एक साथ जुड़े हुए थे। शासन व्यवस्था राजा या सम्राट के बजाय एक गण या सभा द्वारा शासन किया जाता था। ठीक है, क्योंकि ये गणराज्य था, इसलिए यहाँ पे एक राजा का शासन नहीं होके यहाँ पे गण और सभा के द्वारा, यानी कि कई सारे लोगों के द्वारा शासन किया जाता था। निर्णय प्रणाली आम सहमति और सभा के निर्णयों के माध्यम से प्रशासन चलता था। कोई एक नहीं था जो प्रशासन चलाता था। ठीक है, यहाँ पे सभा के माध्यम से प्रशासन चलता था। बुद्ध धर्म से संबंध भगवान बुद्ध ने भी वज्जी गणराज्य की शासन व्यवस्था की सराहना की थी। यानी कि जो बुद्ध जो थे उनको भी जो वज्जी गणराज्य की शासन व्यवस्था थी, वो शासन व्यवस्था उनको भी काफी अच्छी लगी थी, तो उन्होंने सराहना की थी, यानी कि उसकी तारीफ की थी, बड़ाई की थी। महत्वपूर्ण विशेषताएं: यह गणराज्य गणतांत्रिक शासन प्रणाली का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ये अपन ने ऊपर भी देख लिया। महात्मा बुद्ध के समय में यह गणराज्य पूरी तरह सक्रिय था और बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर आप कोई बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आपको वज्जी गणराज्य का उल्लेख देखने को मिलेगा। अजात शत्रु ने इस गणराज्य के खिलाफ युद्ध किया था और अंततः इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो अजात शत्रु नाम का जो एक राजा था, उसने क्या किया? उसने इस गणराज्य के खिलाफ युद्ध किया, यानी कि इनसे उन्होंने युद्ध लड़ा। और आखिर में क्या हुआ कि अजात शत्रु जी जो थे वो उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया, उन्होंने इस युद्ध में जीत हासिल की, और वो मगध के जो थे राजा थे, तो उन्होंने इसको मगध में मिला लिया। तो आज आपको इससे क्या सीखने को मिला कि जन से जनपद बना और जनपद से राज्य का विकास हुआ। राजा जो है, राजा शक्ति प्लस धर्म का प्रतिनिधित्व किया करते थे। कर नियंत्रण का माध्यम था। ठीक है, ताकि वो कर जो है वो नियंत्रण का माध्यम था, ताकि राजा जो है वो अपने प्रजा पर नियंत्रण साधे रखे, नियंत्रण बनाए रखे। गणराज्य सामूहिक शासन की अवधारणा है। ठीक है, तो मैं इसको यहीं समाप्त करना चाहूंगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।